इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिस 5। इसमें भी हम आपको जो अभ्यास पेपर है 2025 का, जो गवर्नमेंट की ओर से भेजा गया है, उसकी ओटियों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। देखो, इसमें सही विकल्प में पहले नंबर में देखो दिया गया है 12, 16 और 20 का HCF, यानी 12, 16, 20 का HCF करना है। तो जब हम 12 के खंड करेंगे, ठीक है, HCF देखना है। तो HCF क्या है? HCF एक ऐसी संख्या होती है, उस संख्या का इसमें इसमें और इसमें भाग जाएगा। तो एक तो ऐसे करके पता कर लो, या फिर HCF जैसे ज्ञात करते हैं वैसे कर लो। तो देखो, इसमें हम जैसे ज्ञात करते हैं वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 को अपन लिख सकते हैं, 12 बराबर होते हैं 4 गुणा 3। 16 को भी लिख सकते हैं अपन 4 गुणा 4। ऐसे ही 20 को भी लिख सकते हैं कितना, 4 गुणा 5। ठीक, हमने ऐसे फैक्टर किए कि जिसमें एक संख्या बड़ी से बड़ी कॉमन आ जाए। तो देखो, ये 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना HCF है? 4 इसका। आगे देखें, रैखिक बहुपद की घात। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? मतलब रैखिक जो बहुपद होता है उसकी कितनी। तो ध्यान रखें कि जब रैखिक बहुपद आए तो उसकी घात 1 होती है। अगर द्विघाती बहुपद आए तो उसकी घात 2 होती है। तो यहाँ रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। हमेशा ध्यान रखें, तो ये 1 है इसका। इसमें देखो, समीकरण A1x B1y C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 के अद्वितीय हल होने की शर्त। तो ध्यान रखें, जब इस टाइप के दो समीकरण के हलों के बारे में पूछा जाए तो हलों की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है A1/A2 बराबर है बराबर नहीं है B1/B2। ऐसी स्थिति में जो हल जो है वो अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय। यहाँ पर देखो, अद्वितीय हल के बारे में ही पूछा गया है, तो आप कौन सी शर्त में कहें? ये वाली शर्त में कैसा हल होता है? अद्वितीय। और कहीं ऐसा आ जाता, वो पूछते, अगर ऐसी शर्त पूछते और ये शर्त आती है, जैसे ये वाली शर्त कहीं लिखी होती है, ये वाली B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, मतलब शुरुआत के दो अनुपात बराबर है और लास्ट वाला अनुपात बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता, ठीक है, कोई हल नहीं होता। ठीक, तो ध्यान रखें, उनने अद्वितीय हल की पूछी है, तो इसीलिए अपन क्या लगाएंगे? ये वाली शर्त पर टिक करेंगे ये, ठीक है। अगर यहाँ लिख देते कोई हल नहीं होगा, तो आप ये वाली शर्त पर टिक करते। और एक शर्त होती है जिसमें तीनों बराबर होते हैं, जिसमें अनुपात जो है वो तीनों बराबर होते हैं। तो इस वाली शर्त में जो है ना, अनंत हल होते हैं, ठीक है। तो अगर वो यहाँ अद्वितीय की जगह यहाँ अनंत लिख देते तो फिर ये वाला टिक करते, बी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो अपन को देखना है यहाँ पर अद्वितीय हल बोला है, ठीक। तो आप कौन सा वाले को टिक करेंगे? जो सबसे ऊपर वाला, मतलब ये। तो ये वाला ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखें, AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0, ये एक द्विघाती समीकरण है, व्यापक रूप है, जिसमें A बराबर नहीं है 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो ध्यान रखें, जब इस प्रकार के वर्ग समीकरण, यानी कि जो वर्ग समीकरण के जब वास्तविक मूल और बराबर होते हैं, यानी वास्तविक भी मिले और बराबर भी मिले, तो इस कंडीशन में जो विभक्तकर होता है वो 0 के बराबर होता है। मतलब D का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो B² माइनस 4AC की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। तो पेपर में ध्यान रखें, कभी कभार पेपर में इसको इधर भी भेज देते हैं, तो ऐसा हो जाता है V² बराबर 4AC। तो इतना ध्यान रखें कि जब समीकरण के मूल दो बराबर हों और वास्तविक हों, तो ये वाली शर्त भी होती है। इसी शर्त को ऐसा भी लिख सकते हैं और इसी शर्त को ऐसा। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा है। इस टाइप की शर्त लिखी है तो आप ये वाले पे टिक करेंगे, ठीक है। यानी कि जब समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक होंगे तो B² माइनस 4AC किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो ये टिक है, क्लियर। आगे देखिए, AP, यानी ये एक AP है, इसका हमें क्या करना है? 11वां पद लिखना है। कौन सा पद लिखना है? 11वां पद। इस AP का 11वां पद। तो 11वें पद का सूत्र होता है A11 बराबर, हमने बताया है पिछले सेट में, A प्लस 10D, ठीक। तो A होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना चल रहा है? 3, तो यहाँ लिख देंगे -3, क्योंकि -3 है, प्लस 10 गुणा D का मान कितना चल रहा है? D का मान हम देखेंगे कैसे, D का मान देखते, अगला पद माइनस पिछला पद। अब देखो, इसमें अगला पद कौन है?
अगला पद माइनस के 1/2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस के 1/2, माइनस इससे पहले वाला कौन है, माइनस के 3, माइनस के 3। सॉल्व कर लो, -1/2 तो -1/2 ही रहेगा, ठीक। और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3। अब देखो सॉल्व कर लो, 2 तिया 6, 6 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 5/2, ठीक। यानी कि सीधा सीधा जान लें, ये 3 है, 3 में से आधा नंबर गया तो 2.5 बचा, 2.5 होते 5/2, या फिर ऐसे पहचान लें, 2 तिया 6, 6 में से 1 गए 5, ऊपर 5 आ जाएंगे, नीचे 2, यानी कि अंदर कितना हो गया, 5/2, तो यहाँ लिख देंगे 5/2। अब कैंसिल कर दो, 5 का इसमें 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 25, 25 में से ये वाले 3 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22, यानी प्लस के 22 आ गए, प्लस के कितने आ गए, 22, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक। इस तरीके से आपकी ये ओटीपी फिनिश होती है। क्लियर है। आगे देखिए, अगला है बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी, दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी के लिए हमने बताया था क्या करेंगे, रूट के अंदर इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, तो देखो -2 में से माइनस करेंगे, अब ये भी माइनस का तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा, पावर 2। इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, यानी -3 में से माइनस करेंगे कितना, 7। सॉल्व कर लो, 7 में से 5, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5 का वर्ग होता है 25। 7 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस के 10, -10 का करेंगे कितना आ जाएगा, 100। तो यानी 25 और 100 कितना आ जाएगा, 125, ठीक। यानी 125 आ गया, कितना आ गया, यहाँ आ गया 125। और 125 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है 5 का, तो 5 आ जाएंगे बाहर, अंदर कितने रह जाएंगे, 5, तो 5√5 ऑप्शन है, तो इसका ये आ गया ये वाला, ठीक। इस तरीके से ये वाली ओटी फिनिश होती है, यानी सही विकल्प आपके पूरे होते हैं। आगे देखें, रिक्त स्थान में देखते हैं समीकरण, यानी कि एक द्विघात समीकरण दिया गया, ये ax² + bx + c बराबर 0, a बराबर नहीं है 0 के, इसमें विभक्त कर, तो विभक्त कर हमने बताया, विभक्त कर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है। आगे देखिए, एपी के प्रथम n पदों का योग, तो योग के लिए सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 और d, ठीक। इस तरीके से ये n पदों के योग का सूत्र है। आगे देखें, सभी व्रत, संसार में जितने भी व्रत बनाए गए हैं वो सभी समरूप हैं, क्योंकि सभी के आकार समान है, ठीक। चाहे व्रत छोटा हो चाहे फिर बड़ा हो, उसके आकार समान ही है, चाहे इस टाइप से बनाओ चाहे इस टाइप से, सब एक से ही बनेगी, ठीक है। छोटे बड़े से यह मतलब नहीं है, आकार समान होने चाहिए, तो यहाँ पर आकार क्या है, समान है, ठीक। आगे देखिए, व्रत और उसकी स्पर्श जीवा, यानी कि कोई व्रत है, ठीक। व्रत और उसकी स्पर्श रेखा, एक व्रत है ये, अगर हम इसकी स्पर्श रेखा बनाएंगे तो इस टाइप से बनाएंगे, 2 मिनट रुको, ये कोई व्रत है और इसकी स्पर्श रेखा बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो व्रत और स्पर्श रेखा का जो वैनिष्ठ बिंदु होगा वो ये होगा, ये तो होगा, इस ये वाला बिंदु व्रत में भी आता है और ये वाला बिंदु स्पर्श रेखा में भी आता है, तो ये वैनिष्ठ है दोनों के लिए, और इसी बिंदु को अपन क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। तो ध्यान रखें, व्रत और स्पर्श रेखा का जो वैनिष्ठ बिंदु होता है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखो क्या है, व्रत और उसकी स्पर्श रेखा के वैनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श, या लिख देंगे स्पर्श बिंदु, ठीक। बिंदु को स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु को कहते हैं, यानी कि व्रत और उसकी स्पर्श रेखा के वैनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु स्पर्श को कहते हैं, स्पर्श बिंदु को कहते हैं। ये इनने सेंस थोड़ा गलत कर दिया है, तो यहाँ ऐसे नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा ये, ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्रत और उसकी स्पर्श रेखा के वैनिष्ठ बिंदु को आ गए हैं, को यहाँ होगा, को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब आपकी सही है, फिल इन द ब्लैंक्स, बोर्ड में आएगा, बोर्ड में एकदम सही आएगा, यहाँ तो मिस प्रिंटिंग हो गई इनकी, ठीक। तो ध्यान रखें, यानी क्या लिख रहे हैं, को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अगला देखिए,
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, यानी कि कोई भी प्रयोग करते हैं, जब सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग जोड़ते हैं तो उसका आंसर हमेशा एक आता है। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। आगे देखें, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ये लंब है आपकी, ये थ्योरम में हमने बताया हो पिछले वाले लेक्चरों में या फिर एक्सरसाइज में। तो अब यहाँ भी बता दे रहा है, कोई वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा है और ये आपका स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ से कोई त्रिज्या पर यहाँ ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ पर खींचेंगे, तो ये जो त्रिज्या होगी वो इस पर लंब होगी। तो ध्यान रखें, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त का कोई भी बिंदु है जहां पर स्पर्श रेखा बनी है और उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से अगर हम त्रिज्या बनाएंगे तो वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ भर देंगे लंब होती है, ठीक। क्लियर, इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूरे होते हैं। आगे देखिए आप जोड़ी में, अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो अर्धगोला इस टाइप से होता है, ये पूरे गोले का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पूरा गोले का अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल करें तो पूरे गोले का होता है 4πr², ठीक। लेकिन ये आधा है, तो आधे का जब अपन देखेंगे, आधे का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा, 2πr², ठीक। और इतना का पूछ रहा है वो, इतने का, ये इतने का हो जाएगा कितना, पूरे का होता है 4πr², आधे का कितना हो जाएगा 2πr²। तो इस वाले की ये वाला ऑप्शन सही है, 2πr², ठीक। आगे देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। कितना होता है, 2πrh। तो यहाँ देखो ये रहा 2πrh, ठीक। अगला देखो 2πrh, इस तरीके से हम अलग अलग मिला देना, ठीक है। अच्छा अगला देखो, वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। अगला देखो, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan θ। तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1/θ। ये तो सूत्र ही है सीधे सीधे। अगला देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो ये है 1 + cot स्क्वायर थीटा। और साइन जीरो की जो वैल्यू होती है, वो जीरो होती है। तो यहाँ पर इसका ये ऑप्शन ठीक है। क्लियर है, इस तरीके से आपकी मैचिंग होती है। आगे देखें, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से सत्य लिखिए। तो देखो आपको चेक करना है समीकरण, ये एक द्विघाती समीकरण नहीं है, अपन को चेक करना है कि ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो इस समीकरण को सॉल्व कर लो थोड़ा। कितना है, x - 2 की होल पावर +1 इक्वल में कितना है, 2x - 3। आप देखो अगर इसमें सबसे बड़ी घात 2 बचती है तो कह देंगे द्विघात समीकरण है, अगर नहीं बचती है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो अपन देखो यही तो है अपना। तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या होगा, पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग प्लस दोनों का गुणा करेंगे, माइनस के 2x आएगा, तो गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला लग गया a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। या तो आप ऐसे पहचान ले, पहले पद का वर्ग ये है, दूसरे पद का वर्ग ये है, दोनों का गुणा करेंगे, -2 का x में करेंगे -2x, दुगना करेंगे 4x, और प्लस के एक बराबर में कितना है, 2x - 3। हमें ये पूरे सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हम ये देखेंगे क्या पावर 2 बच रही है समीकरण में, बिल्कुल बच रही है। अगर कैलकुलेशन होगी तो इन दोनों की होगी, ये तो आपकी बची रहेगी। तो ध्यान रखिए ये आपका क्या है, द्विघाती समीकरण है, और जबकि यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक द्विघाती समीकरण नहीं है, तो ये गलत बोल रहे हैं, यानी कि असत्य, ठीक। अगला देखो, इतने में सारवंतर। तो सारवंतर हमने बताया था अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद कितना है, माइनस वो 1/2, घटा देंगे कौन सा, ये वाला पद 3/2। तो एलसीएम दोनों सेम है तो एक बार लिखो, और 3 में से ये 2 का कितना आ जाएगा, -2, कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा, -1, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो एलसीएम चल रहा है वो सारवंतर चल रहा है -1 है, और यहाँ पर कितना दे रहे हैं, वो -2 लिख के दे रहे हैं। तो आपका क्या है, असत्य है, ये ओटीपी कैसी है, असत्य। आगे देखें, सभी समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते, हम सभी तो नहीं होते लेकिन समबाहु जरूर होते। तो यहाँ लिख देंगे असत्य, ये भी ओटीपी कैसी है, असत्य।
असत्य है। ठीक, जितने भी त्रिभुज होते हैं समद्विबाहु, कुछ केसों में समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन ये सभी में कहें तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, बिंदुओं इतने और इतने का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, देखो हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। इस वाले को इससे जोड़ो, एक्स वाले को एक्स वाले से जोड़ो, 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, और बटे में 2 का भी भाग देना होता है, तब मध्य बिंदु आता है। तो देखो यहाँ पर 9/2 आना चाहिए, 9 ही है, तो यहाँ सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ये गलत है। क्या कह रहे हैं, असत्य है। तो ये भी कैसा है आपका, असत्य है। ठीक, आगे देखें, किसी घटना ई के लिए ई नहीं की जो प्रायिकता है वो 1 माइनस पी ऑफ ई के होने की प्रायिकता, तो बिल्कुल सही है। जब भी कभी भी प्रायिकता ई नहीं होने की ज्ञात करें तो 1 में से घटाते हैं होने की प्रायिकता, तो वो लिख रहे हैं तो सही है, सत्य है। अगला देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, बिल्कुल सही है। ये संबंध आपका एक सूत्र है, बहुलक माध्य और माध्यक में ये आपका सूत्र है। ठीक, पहले से ही फिक्स है, तो ये सही बोल रहा है, यानी कि सत्य है। आगे देखिए, यानी कि शुरुआत के 3 जो है वो आपके असत्य है, और लास्ट के जो 3 है वो आपके सत्य है। ठीक, लास्ट के 3 क्या, शुरुआत के, सॉरी ये मैंने लिख नहीं, यहाँ देख नहीं पाया, ये असत्य है। शुरुआत के जो 4 है, 1 2 3 4, ये आपके असत्य है, और 2 जो है वो आपके सत्य है। ठीक, इस तरीके से। आगे देखिए, एक शब्द में उत्तर देना है। कोण कोण समरूपता कसौटी लिखी, यानी कि ये आपको कसौटी लिखनी है। इसमें देखो यहाँ पे पहले से ही मैंने लिख के रखी है। इसमें बोला गया है कोण कोण समरूपता कसौटी। देखो, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण क्रम से दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के समान है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज बनाया, एक और त्रिभुज बनाया, इस वाले त्रिभुज के 2 कोण उठा लो, मानो कि हमने ये वाला और ये वाला लिया, इस वाले त्रिभुज के ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। यानी कि मान लो ऐसे त्रिभुज बना लो, मान लो ये आपका 30 है और ये आपका 40 है, और यहाँ भी हमने बना दिया, ये आपका 30 है और ये आपका 40। तो देखो, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक, तो ध्यान रखें, कभी भी एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों कोणों के बराबर हो तो वो दोनों के त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। यही आपकी कोण कोण समरूपता कसौटी है। ठीक, आगे देखें, तो इस तरीके से ये परिभाषा लिख सकते हैं आप। बिंदुओं x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी के लिए यहाँ तो सूत्र ही लग जाएगा, सीधा दूरी सूत्र। ठीक, देखो क्या होगा, दूरी सूत्र बनाते हैं, ये बन जाएगा, यानी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 y2 माइनस y1 की होल पावर 2। इस वाले को इसमें से घटा देंगे तो यही आपका आंसर है। ठीक, ये सूत्र है। अगला देखो, दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखी है। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा हमने यहाँ लिखी है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि कोई यदि व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है और ये जमीन पे खड़ा है और जमीन पे यहाँ बॉल रखी है। ठीक, तो ये बॉल को देख रहा है इधर, तो ये जो रेखा जा रही है ये वाली, इसकी आंख से ये रेखा जा रही, इस रेखा को अपन क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। यानी प्रेक्षक ये बन गया, प्रेक्षक की आंख और वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली ये रेखा, इसी को अपन क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। और यही हमने परिभाषा लिख दिया। ठीक, तो इस तरीके से ये परिभाषा यहाँ से लिख सकते हो। अगला देखो, आगे कह रहे हैं कि वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई के लिए सूत्र, यानी कि चाप की लंबाई के लिए सूत्र लिखना है। तो क्या होता है सूत्र चाप की लंबाई के लिए, चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है थीटा बटे में 360 गुणा में 2 पाई आर। ठीक, यानी कि वृत्त की परिधि का गुणा कर देते हैं थीटा बटे 360 में जब चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो गया। आगे देखें, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जब अपन वृत्त बनाते हैं तो इस पे अनंत अनेकों स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इस तरीके से ऐसे करके हमने आपको बताया भी हो पिछले टेस्टों में। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत, अनंता। ठीक, आगे देखें, अवनमन कोण की परिभाषा तो हमने बताया था, अवनमन कोण पिछले में भी बताया था और इसमें भी बता दे रहा है फिर से। जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर नीचे देखते हैं,
तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये है, जैसे कोई व्यक्ति ये खड़ा है, चलो यही मान लो ये खड़ा है व्यक्ति, इसने क्या देखा, इस बॉल को देखा, तो ये बन गई आपकी दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा हो गई, दृष्टि रेखा। और इसके सामने ये हो गई क्षैतिज रेखा। क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा के नीचे ही तो वस्तु विद्यमान है। तो जब इन क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा के बीच में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को ही अपन क्या कहेंगे, इस कोण को अपन कहेंगे, इस कोण को कहेंगे अवनमन कोण। इस कोण को क्या नाम होगा, अवनमन कोण। तो ध्यान रखें, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, जब वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे ओर होती है, नीचे की ओर विद्यमान होती है, तो उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपके 5वें नंबर का पॉइंट भी फिनिश होता है। अगली देखा, अगला जो लेक्चर है वो अगली वीडियो में आपको समझाया जाएगा। ठीक।